लोगों को टिकट ही क्यों देते हैं? जिस तरह से वहाँ टिकट दिया गया था और पार्टी जिस तरह से करती है, जो जमीनी स्तर के लोग हैं, शुरू से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टिकट दीजिए। जमीनी स्तर के जो लोग हैं उनकी सहमति से पार्टी ने हर फैसला लिया है। क्या गारंटी है कि आपके पार्टी के जो असलम मुखिया जी हैं, जीतने के बाद आपके पार्टी में रहेंगे, भागेंगे नहीं? भाई हम तो उम्मीद करते हैं, क्या पता है जो खबर आप हमसे ले रहे हैं ये दिखाएंगे कि नहीं। चल रहा है सर, तो ये चल रहा है, मुमकिन है थोड़ी देर के बाद मिटा भी देंगे आप। तो सवाल ये पैदा है, तो अभी तो मेरे साथ है वो। और इंसान का किरदार, उसकी पेशानी पे शराफत और रज़ालत, किसी की पेशानी पे लिखा हुआ नहीं होता, उसका किरदार कहता है। उनका जो अपना सामाजिक किरदार रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे सब लोग बावसूल हैं। और जो लोग भागे भी तो भगाए गए यार, वो लोग भगाए गए, वो लोग डराए गए, वो लोग धमकाए गए, वो लोग खरीदे गए। ऐसा क्यों सोचते हो? यकीनन है, बच्चा पैदा होता है तो फिर माँ के गोद से पालने से एक वक्त रेंगता भी है, फिर चलता है, गिरता है आंगन में, फिर दूर निकलता है। पार्टी लड़ती है, गिरती है, पार्टी आगे बढ़ेगी। यहाँ किससे लड़ाई है? यहाँ किससे? यहाँ मेरी उस निज़ाम से लड़ाई है जिन्होंने अक़लियतों को धोखा दिया है। मेरी उस निज़ाम से लड़ाई है जिन लोगों ने दलितों के उत्थान के रास्ते में रोरे अटकाए हैं। मेरी लड़ाई उस निज़ाम से है जिन लोगों ने माइनॉरिटी का वोट लिया, मिनिस्ट्री में वाजिब मकाम नहीं दिया। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग माइनॉरिटी का वोट लेते हैं, उनके कत्ल पे खामोश रहते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग माइनॉरिटी का वोट लेते हैं, उर्दू के टीचरों को बहाल होने में रास्ते में रोरे अटकाते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग गुलनाज जलकर मरती है, सिसक सिसक कर दम तोड़ती है, और सरोवर को दिन को जलाया जाता है, जिन लोगों की आंखों में आंसू नहीं आता। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो 8 साल के एक दूध पीते बच्चे को जेल में डलवा देता है और किसी के लब नहीं खुलते। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है। क्या कुछ हमें तो जो कुछ कहना है हम आवाम के दरमियान में जाकर कह रहे हैं। अगर आप लोगों की कुछ सवालात हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये यहाँ MIM का सिंबल क्यों चेंज हो गया? MIM का सिंबल इसलिए हुआ कि इलेक्शन नोटिफिकेशन के बाद 2 दिन के अंदर में खबर चली जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। किसी वजह से पार्टी वहाँ अपना ख़त भेजने में तो भेजा, लेकिन वो वक्त पर पहुँच नहीं पाया, जिसके नतीजे में सिंबल के मिलने में दिक्कत हुई। और इधर कोशिश चल भी रही थी तो उधर कुछ लोगों का अपोज भी हुआ, जिसकी वजह से हमारा सिंबल नहीं मिल सका। इस पार्टी के एक नेता, पूर्व विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने वायरल वीडियो है, बोला कि वो वैसे कि हम लोग यहाँ मौसा बैठे हैं तो वैसे कि यहाँ कुछ चलेगी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग किसी के ज़र ख़रीदे लोग हों, जो लोग दूसरों की ग़ुलामी करने का फ़ैसला कर लिए हों, तो वो तो आवाज़ वही बोलेंगे जो उनके आका कहेंगे। इस किस्म के अभद्र सवालों का जवाब हम लोग नहीं देना चाहते। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि लालू जी भी राजनीति करते हैं, और लालू जी की बिरादरी के लोग जो यादव भाई हैं वो भी भाजपा में हैं और उसके अपोजिशन की पार्टियों में हैं। लेकिन ये शब्द कभी लालू जी के लिए वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दरअसल मुस्लिम माइनॉरिटी का अक़लियत का दिवालियापन है कि एक ऐसा लीडर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर माना हुआ लीडर है, और उस लीडर के बारे में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ ये ग़ुलामी की इंतहा हो गई कि जो दिल नहीं चाहता है वो भी बोलता है, इसलिए कि अपने आका को उसको खुश करना है। उपचुनाव का एजेंडा क्या है? उपचुनाव का एजेंडा क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इस देश में राजनीतिक पार्टियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने का हक़ है, इलेक्शन लड़ने का हक़ है। सारी पार्टियां लड़ रही हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उनका क्या मंशा हो सकता है? उनका मंशा है कि लड़े जीतें, मेरा भी मंशा है कि हम लड़ें और जीतें। मेरे लड़ने पर यह सवाल दूसरों से क्यों सवाल नहीं होता? अगर दूसरों से सवाल होता तो यानी कि इलेक्शन ही नहीं लड़ते लोग। अच्छा, महागठबंधन हमेशा आरोप लगाती है कि आप यूपी में भाजपा। किसने कहा? ये लोगों के लगाए हुए बात है। महागठबंधन के किसी नेता का नाम लेके बताइए मुझको, ये बात कौन कह रहा है? और जो कहता भी हो वो लोग खुद ही बीजेपी के 60 गांठ में है ना? मैं कह रहा हूँ, मुझको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है क्या? जो लोग उछल कर मोदी जी से फ़ोटो ले रहे हो एक दस्तरखान पे, वो बीजेपी के दोस्त हो गए। और मोदी के तमाम तर गलत कामों पर जो पूरे तनकीद करता है, सवाल उठाता है, NRC का मसला हो, ज़ैनुल आबिदीन का मसला हो, तलाक़ बिल की पेशी हो, बाबरी मस्जिद के फ़ैसले हों, चाहे अक़लियतों के हों, दलितों के हों,
और देश के अहित के हों, इन तमाम तर मुद्दों पर अगर कोई पड़खड़ तौर पर बीजेपी की मुखालफत करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और पता होना चाहिए इन नादानों को जो इस तरह की बात बोलते हैं, उनको पता होना चाहिए यही वजह है कि बीजेपी न सिर्फ MIM को शिकस्त देना चाहती है कि बल्कि बीजेपी हैदराबाद जैसे शहर में जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है वहां गली गली घूमकर इनके बड़े बड़े नेता जाकर बीजेपी के चिराग को गुल करने की कोशिश करते हैं। ये तो इनकी तो अपना इनको तो ताकत है नहीं कि बोल सके उनके खिलाफ, उल्टे दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बीजेपी के लोग रात को इन पार्टियों में और बीजेपी के लोग सुबह इनकी पार्टियों में, ये लुका चोरी का खेल कौन लोग खेलते हैं? जिनके गोद में बीजेपी परवरिश हुई पली। बल्कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि बीजेपी की पैदाइश ही इन सोकोल सेकुलर पार्टियों के नापाक कोख से हुई है, सिर्फ अक़लियतों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए और उनका वोट लेकर उनको उनके हक से महरूम रखने के लिए, उनके सफ़ों में कोई लीडरशिप जन्म न ले उसके लिए। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर कलकत्ता के हमारे दोस्त हैं, सोलंकी साहब हैं, इमरान सोलंकी साहब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं हमारे MIM झारखंड के सदर हैं जनाब भाई साकिर साहब। पूछ लीजिए कि आज अगर वहाँ पर भी दलितों पर, गरीबों पर कोई जुल्म होता है तो आवाज़ वहाँ से नहीं उठ पाती। आवाज़ के लिए सबकी नज़र होती है कि हैदराबाद से आवाज़ क्यों नहीं उठती। जो शख्स हर कदम पे बीजेपी को नकील पहनाने की बात करता है वही शख्स, और आपको पता नहीं है कि किनके घराने से लोग ईंट लेकर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दौड़ने के लिए तैयार हैं, पता नहीं आपको। और ये लोग कहेंगे कि बीजेपी की मजहल की पार्टी, वो लोग अपने आप में देखें कौन मजहल की सजल की है। हम तो सिर्फ उठे हैं इस मुल्क में दलितों को, अक़लियतों को, बेबस और लाचारों को इंसाफ दिलाने के लिए। हम दिल्ली और पटने में दारुस्सल्तनतों में हम अपनी हुकूमत कायम करने का मुजरिमाना ख्वाब नहीं देखते, आपराधिक सपना नहीं देखते। हम तो ये देखते हैं कि दलितों को, मजबूरों को, लाचारों को, बेबसीकों को, वंचितों को, पिछड़ों को न्याय कैसे मिलेगा। हम न्याय की आवाज़ के लिए उठते हैं। क्या वजह रही कि आपके पार्टी के 4 विधायक राजद में चले गए? नहीं, चले नहीं गए, सब जरा बदल दीजिए। वो उचक लिए गए, खरीद लिए गए, डराए गए, धमकाए गए, प्रलोभन हुआ। और फिर ये तो भी पूछिए कि 75 साल के बाद पहली बार बिहार की असेंबली में एक अक़लियतों की छोटी सी पार्टी, ये कहिए कि 12 बरस के बाद बाँझ के आगोश में का औलाद आई और उसका भी गला किन लोगों ने दबा दिया। ज़रा याद कीजिए, मैं समझता, देख लीजिए वही लोग जो लोग अक़लियतों के मसीहा होने का दम भरते हैं और उनको सब कुछ बर्दाश्त है। यानी ये संकेत दिया गया कि तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन तुम लीडर नहीं बन सकते हो, तो सर तुम इक़्तिदार में नहीं आ सकते हो। क्यों आई ऐसी? क्या आप लोगों से डर था उनको? किनको? ये सारे लोग जिन लोगों ने आज़ादी के इन 75 सालों के दरमियान में अक़लियतों के कंधे पर पाँव रखकर तख्त-ओ-ताज हासिल किया और अक़लियतों का इन लोगों ने इस्तेहसाल किया, ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों के दरमियान में कोई लीडरशिप उभर कर आए। सर वैसे लोगों को टिकट ही क्यों देते हैं? जिस तरह से वहाँ टिकट दिया गया था और पार्टी जिस तरह से करती है, जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, शुरू से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टिकट दीजिए। ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं उनकी सहमति से पार्टी ने हर फैसला लिया है हमारी। और आप ये कहिए, ये बातें पार्टियों से भागने का अमल देश की राजनीति का ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि यहाँ कमिटेड लोग नहीं होते और पार्टियों से भाग जाते हैं। और पार्टियों से भागने का रास्ता भी इन बड़ी पार्टियों ने आसान बना कर रखा है। लोग वोट देते वक्त उस कैंडिडेट को भी देखते हैं, उस पार्टी के मैनिफेस्टो को भी देखते हैं। पार्टी के अदलाव बदलाव के इस तरीके पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जो लोग भाग गए हैं, आप ये कहेंगे कि हादसे हुए तो आप सफ़र क्यों किए थे? बीमार पड़ेंगे लोग, इलाज कराएंगे, दुरुस्त होंगे। दुनिया हादसात की दुनिया है, हादसों की वजह से सफ़र मुलतवी नहीं किया सकता। सारी पार्टियों से लोग भागे हैं। आज़ादी की तहरीक जब चल रही थी उस वक्त भी अंग्रेज़ों के जासूस हमारे साथ मिले हुए थे। तो ऐसे लोग हैं, पार्टी ठोकर खाई है, संभल कर चलेगी और अपने जिम्मेदार साथियों से मशवरा करके फैसला करेगी और आइंदा होगा। रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद पार्टी को ठोकर लगी है। पहले से महागठबंधन राजद के रहे हैं, इस बार कितना प्रभावित होगा MIM के चुनाव लड़ने से? कहाँ पर रहे हैं? पहले यहाँ राजद के वोटर रहे। मैं कह रहा हूँ कि किसी की गिरवी दे दी है,
ये बेवा की बेटी है कि बर्तन मांजने के लिए किसी ने घर पे रख लिया है? किसी की जागीर है मुस्लिम वोट? मुस्लिम वोट के अंदर में इसी गैरत को पैदा करने के लिए कि तुम्हारे वोट से अगर हुकूमतें बन सकती हैं, कोई वजीर बन सकता है, तुम्हारे वोट से हुकूमत गिर सकती है, तो तुम्हारे इस वोट में तुम्हारे नस्लों की तकदीर बदलने की ताकत भी है। हर बार वोट दिया दूसरों की हुकूमत बनाने के लिए, अब वोट डालो अपने वकार को और अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए। ये पैगाम लेकर हम आए। एक और सवाल लेंगे कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राजद के लिए खड़े हुए और मरते दम तक राजद में रहे, लेकिन उनके लिए राजद की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, इसका कुछ नहीं। भाई ये तो बारे उनको कहिए, ये तो खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्यों इलेक्शन लड़ा उसका जवाब खुद आप दे रहे हैं कि जिस शहाबुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी राजद के लिए, जब राजद उसकी नहीं हुई, ये झोला ढोने वालों की हो जाएगी क्या? भैया आप जब कैंपेन के लिए मार्केट में निकल रहे हैं तो कैसा आपको आपके पार्टी को रिस्पॉन्स मिला? मैंने जो कुछ सुना था पटना में रहकर, किशनगंज में रहकर, उससे ज़्यादा अच्छा पा रहा हूँ। मैं यही बात कहता हूँ कि बाज के आगोश में 12 साल के बाद बच्चा आए तो कितनी खुशी होती है। ऐसा ही लगता है कि गोपालगंज के लोगों को पहली बार अपना कोई उम्मीदवार मिला है। नौजवानों में जोश है, जज्बा है, बूढ़ों में भी काफ़ी एतमाद है। कल से आज तक जिन लोगों से मिला हूँ तो मैं तो लगता हूँ कि जितना भाई अब्दुल सलाम साहब उर्फ मुखिया असलम साहब, जो ज़मीनी नेता हैं, जिनका अपना किरदार रहा है, जिनका समाजी सेवा रहा है, जिनका सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिनकी परवरिश हुई है, हिंदू मुस्लिम सबके सामने में लोकप्रिय हैं। और मैं समझता हूँ कि अब की बार MIM यहाँ अपना वो करेगी, कदम जमाने में कामयाब होगी। 2 उपचुनाव हो रहा है, गोपालगंज मोकामा, तो यहीं से सीट आपकी लड़ाई लड़ रही है, फिर मोकामा क्यों नहीं लड़ रही है? अच्छा, कोई कंपल्सन है कि हर जगह लड़ाई लड़ी जाए? मैं ये समझता हूँ जो मेरा संगठनिक ढांचा था वो बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए वहाँ नहीं लड़े। यहाँ लड़ रहे हैं। आप वहाँ लड़ते तो आप कहते कि छोटी पार्टी दोनों जगह क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ किससे लड़ाई है? यहाँ किससे? यहाँ मेरी उस निज़ाम से लड़ाई है जिन्होंने अक़लियतों को धोखा दिया है। मेरी उस निज़ाम से लड़ाई है जिन लोगों ने दलितों के उत्थान के रास्ते में रोरे अटकाए हैं। मेरी लड़ाई उस निज़ाम से है जिन लोगों ने माइनॉरिटी का वोट लिया, मिनिस्ट्री में वाजिब मकाम नहीं दिया। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग माइनॉरिटी का वोट लेते हैं, उनके कत्ल पे खामोश रहते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग माइनॉरिटी का वोट लेते हैं, उर्दू के टीचरों को बहाल होने में रास्ते में रोरे अटकाते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग गुलनाज जलकर मरती है, सिसक सिसक कर दम तोड़ती है, और सरोवर को दिन को जलाया जाता है, जिन लोगों के आंखों में आंसू नहीं आता। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो 8 साल के एक दूध पीते बच्चे को जेल में डलवा देता है और किसी के लब नहीं खुलते। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है। आपकी पार्टी कैंपेन करने आएंगे? हाँ, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, चूँकि बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह लगे हुए हैं। हम लोग का प्रयास है। वैसे हैदराबाद की हमारी टीम भी आ रही है, हम लोग कोशिश करेंगे। क्या गारंटी है कि आपके पार्टी के जो असलम मुखिया जी हैं जीतने के बाद आपके पार्टी में रहेंगे, भागेंगे नहीं? भाई हम तो उम्मीद करते हैं, क्या पता है जो खबर आप हमसे ले रहे हैं ये दिखाएंगे कि नहीं। चल रहा है सर, तो ये चल रहा है, मुमकिन है थोड़ी देर के बाद मिटा भी देंगे आप। तो सवाल ये पैदा है, तो अभी तो मेरे साथ है वो। और इंसान का किरदार, उसकी पेशानी पे शराफत और रज़ालत, किसी की पेशानी पे लिखा हुआ नहीं होता, उसका किरदार कहता है। उनका जो अपना सामाजिक किरदार रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे सब लोग बावसूल हैं। और जो लोग भागे भी तो भगाए गए यार, वो लोग भगाए गए, वो लोग डराए गए, वो लोग धमकाए गए, वो लोग खरीदे गए। ऐसा क्यों सोचते हो? यकीनन है बच्चा पैदा होता है तो फिर माँ के गोद से पालने से एक वक्त रेंगता भी है, फिर चलता है, गिरता है आंगन में, फिर दूर निकलता है। पार्टी लड़ती है, गिरती है, पार्टी आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ इतनी अल्प अवधि में बिहार की कोई पार्टी की तारीख नहीं रही है कि इतनी अच्छी कामयाबी की हो जितना MIM ने। एक लास्ट सवाल है सर कि आपकी पार्टी बंदी पर चुनी है, तो क्या आगे भी बिहार में और लोकसभा के इलेक्शन में विस्तार करेगी? आपको सूचना नहीं है, मैं आपको सूचित कर दूं। 2015 से मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। 2019 के बाई इलेक्शन में हमारा पहला MLA जीता। 2020 में 5 लोग जीत कर आए हैं, और इसमें भी हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पार्टी बिहार में बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। पार्टी के संगठन का ढांचा बहुत ही मजबूती से उठ रहा है, और पार्टी अक़लियतों और दलितों के दरमियान में यह वक़ार पैदा करना चाहती है कि इस मुल्क में तुम्हारी जितनी आबादी है उतनी तुम्हारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तुम्हारी आबादी जितनी है, बजट का उतना हिस्सा भी मिलना चाहिए। तुम्हारी आबादी जितनी है, मंत्रालय भी उस हिसाब से मिलना चाहिए। और मंत्रालय ही नहीं बल्कि मंत्रालय में जो बजट का हिस्सा है उतना भी मिलना चाहिए। आज क्या है, अगर माइनॉरिटी का देखें, बिहार में बजट 2,37,000 करोड़ का है। माइनॉरिटी के कितने लोग बनाए गए? 5 लोग बनाए गए। अभी EBC कमीशन बना है, अभी लेबर कमीशन बना है। माइनॉरिटी का कोई एक आदमी आया भी क्या उसमें?
जो ईबीसी है, ईबीसी के टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईबीसी में नियर अबाउट 40% मुस्लिम माइनॉरिटी का शेयर है और उसमें कमीशन में एक भी आदमी नहीं है। तो पार्टी इन चीज़ों पर बात कराती है, गैरत दिलाती है कि ये मुल्क तुम्हारे बाप दादा का है, इसको आज़ाद कराने में तुम्हारे बाप दादा ने गर्दन कटाई है, इस मुल्क में वोट देने का भी हिस्सा है, टैक्स देने की भी जिम्मेदारी है और टैक्स के जरिए से जो तरक्की होगी, जो कमीशंस बनेंगे, जो मंत्रालय बनेगा, उसमें भी तुम्हारी वाजिब हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही तो गैरत दिलाने के लिए हम वोटते हैं। गोपालगंज की जनता आपकी पार्टी को किस समर्थन देना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? युवाओं के लिए यहाँ पे किस तरह का विकास करना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी का, आज तक बना नहीं है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? आप तो इन मुद्दों को तमाम तो जिन मुद्दों को बता रहे हैं, मेरी पार्टी इन मुद्दों के अलावा मान सम्मान और स्वाभिमान सबके लिए काम करेगी। गोपालगंज के बहादुर जनता के लिए हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ युवाओं के मसले हैं, किसानों के मसले हैं, रोजगार के जो मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी का जो मसला है, इन तमाम तौर पर लड़ेंगे ही। साथ ही बिहार में दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों की जो हिस्सेमारी हो रही है, उसकी बड़ी बुलंद और तवाना आवाज़ बनकर भाई अब्दुल सलाम हमारे बाजू से बाजू मिलाकर बिहार की असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। तो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, मैं बहुत पुरुम्मीद उम्मीद है आपकी? मैं पुरुम्मीद। जो वोटर के देखिए, किसी के दिल को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन दिल का आईना चेहरा होता है। चेहरे से जो मुस्कान है, उनकी आंखों में जो एतमाद है, पेशानी में जो लकीरें देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वोटर की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है। आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा कंटेंडर बीजेपी है या आरजेडी? अब उन लोगों के बारे में तो नहीं, मैं अपने मसाइल को देख रहा हूँ, अपने लोगों को देख रहा हूँ। किससे फाइट? मैं तो कह रहा हूँ मेरी लड़ाई निज़ाम से है, मेरी लड़ाई किसी ज़ात से नहीं है, किसी बिरादरी से नहीं है, मेरी निज़ाम से लड़ाई है। मौजूदा वक्त का जो आप बताइए, एजुकेशन के हालात से आप मुतमईन हैं क्या? बिहार में जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है, इत्मीनान है क्या आपको? किसी को इत्मीनान नहीं है। बिहार में करप्शन से आप मुतमईन हैं क्या? नहीं है। इस सारा सिस्टम के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं, जनता के बड़ा समूह हमारे साथ है। चलिए, बिहार का सर महान पर्व छठ है, उसको लेकर क्या कुछ है? यकीनन है, जो भाई हमारे छठ करते हैं, जो भाई बहनें इसमें कर रहे हैं, ईश्वर करे वो सही तौर पर और पर्व त्यौहार के मौके से लोगों के दरमियान में प्रेम